यहाँ पे आके हम आ जाते हैं आपकी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आके हम आ जाते हैं आपकी पेरोल सेटिंग्स के अंदर। और अब हमने आपका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हमने ये देख लिया है कि पेरोल जो है वो आपकी क्या होती है, जो बेसिक बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए थी वो हमने जो है आपकी यहाँ पे पढ़नी है। अब अगली चीज है हमारी पेरोल सेटिंग्स। पेरोल सेटिंग्स के ऊपर आते हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम आपकी आ गए पेरोल सेटिंग के ऊपर। अब जब हम इस पेरोल सेटिंग पे आए, देखिए सबसे पहले आपके पास ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो डिटेल आ रही है। इसके अंदर आपको ये मुख्तलिफ अकाउंट्स जो है वो नजर आ रहे होंगे। सबसे पहला अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट है, जिस अकाउंट से आपके पैसे जाने हैं। हमने यहाँ पे डेमो कंपनी के अंदर हमारा ये अकाउंट सेलेक्ट हुआ हुआ है, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। कुछ अकाउंट्स जो हैं अब जीरो ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे उठा लिए हैं, जो कि आपके अकाउंट्स यूज होने हैं पे रोल सिस्टम के अंदर। पहला अकाउंट है आपका PAYE पेएबल अकाउंट। अब ये देखें, PAYE पेएबल अकाउंट, पे पेएबल अकाउंट जो है वो आपको पता चल गया है। अभी हमने यहाँ पे बात की है कि आपकी जो PAYE होती है, पे एज यू अर्न, वो आपकी कौन सी पे होती है, वो आपकी वो वाली पे होती है जो कि आपकी मंथली टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन निकाल के होती है। तो ये वाला अकाउंट जो है आपका PAYE पेएबल, ये अमाउंट शो करेगा। अगली आपकी चीज है वेजेस एक्सपेंस अकाउंट। आपका एक्सपेंस अकाउंट कौन सा होगा, लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं यहीं पे इस बंदे की, तो इसकी ग्रॉस पे कितनी थी, 5000। तो यहाँ पे इसका जो अकाउंट होगा वो आपका अकाउंट होगा 5000 से डेबिट। तो ये आपका एक्सपेंस अकाउंट जो है वो यूज कौन सा होगा, सैलरी एक्सपेंस का एक्सपेंस अकाउंट यूज होगा। अगर आप चाहें तो आप कोई और अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जीरो ने ऑटोमेटिकली जो जो अकाउंट यूज करने हैं वो अकाउंट बताए हुए हैं, और यूजली यही अकाउंट जो है वो यूज होते हैं। उसके बाद आपका जो अगला अकाउंट है वो है आपका वेजिस पेरोल का अकाउंट, पेबल का अकाउंट, यानी कि जो आपने वेजिस पेबल पे करनी है उसका आपका अकाउंट आ जाएगा इस एक्सपेंस के अगेंस्ट। अगला आपका अकाउंट है NIC लाइबिलिटी अकाउंट। मैंने आपको बताया था दो तरह की कंट्रीब्यूशन होती है, एक जो इंप्लॉय की सैलरी में से कट जाती है, एक जो इंप्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन करनी होती है वो। ठीक हो गया, तो ये उसके लिए उसका एक्सपेंस अकाउंट है, इंप्लॉयर का नेशनल, ये उसका एक्सपेंस अकाउंट है, इंप्लॉयर नेशनल इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट, और ये उसके लिए उसका पेबल का अकाउंट है जिसके अंदर अमाउंट स्टैंड होगी। और ये अमाउंट जब HMRC को हम पे कर देंगे तो वहां से ये अमाउंट जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया, और इसी तरीके से ये आपका इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन का अकाउंट है जो कि वेजेस पेबल का है। नीचे आपको कुछ और सेटिंग्स जो है वो आपको दी हुई है कि आपका पेरोल पेमेंट एंड ट्रैकिंग, यानी कि अगर आप कोई बैक सर्विस यूज करना चाहते हैं तो आप वो उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि आप ऑटोमेटिकली जो है वो बैक कोई सर्विसेज यूज कर ले और ऑटोमेटिकली जितना भी आपका पेई का अकाउंट हो, पेई पेबल का, जितने भी नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन की आपकी पेबल अमाउंट हो वो डायरेक्टली जो है वो सबमिट हो जाए। इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ग्रुप में आके अगर आपने कोई डिपार्टमेंट और ग्रुप सेलेक्ट करना है, वही जो हमने शुरू शुरू के अंदर कैटेगराइजेशन की थी कि डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको नहीं करते। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का लोगो जो है वो डाल सकते हैं, जो कि आपकी कंपनी का लोगो लग जाए और वो आपकी पे स्लिप के ऊपर आ जाए। ठीक हो गया, तो ये कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल थी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से अकाउंट्स जो है वो यूज होंगे एक्सपेंसेस के और लाइबिलिटीज के पेरोल सिस्टम के अंदर। अब हम आ जाए, अब हम बात करते हैं आपकी HMRC की। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं HMRC। अच्छा, अब जब हम आपकी इस स्टेप के ऊपर आ गए तो अब जो है ना इसको डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहले हमने बात की थी HMRC क्या है, हमने बात आपको मैंने यहाँ पे बता दिया था। HMRC जो है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हर मजिस्ट्रेट रेवेन्यू एंड कस्टम, जो कि आपके हर तरह के टैक्सेस को जो है वो कलेक्ट करती है। ठीक हो गया, अब आ जाए, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है एम्प्लॉयर पेई रेफरेंस नंबर। एम्प्लॉयर पेई रेफरेंस नंबर, ये आपका कौन सा रेफरेंस नंबर होगा, ये आपका वो रेफरेंस नंबर होगा जो कि आपको HMRC से मिलेगा, और ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो एक यूनिक आईडी होगा। आपको यहाँ पे दो नंबर लिखने हैं, ऑफिस नंबर, यानी कि जो भी आपका ऑफिस नंबर जिस भी एरिया में लोकेट करता होगा ऑफिस नंबर लिखना है, और यहाँ पे आपने अपना रेफरेंस नंबर जो है वो लिख लेना है। ये आपका रेफरेंस नंबर अभी ऑटोमेटिकली इधर लिखा हुआ है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। उसके बाद आपका अगला आता है अकाउंट्स ऑफिस रेफरेंस नंबर। ये वही बात जो अभी मैंने आपको बताई है कि अकाउंट ऑफिस रेफरेंस नंबर आपका क्या होता है, ये आ गया आपका।
ये आपका वो नंबर है जो कि आप अपने बिजनेस पेरोल के लिए लिंक करते हैं एचएमआरसी के साथ, और ये आपको पे स्लिप बुकलेट, जिसको P30BC पे स्लिप बुकलेट होता है, उसके ऊपर भी मिल जाता है। जिस भी कंपनी के लिए आप काम करेंगे, जब भी किसी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट जाएंगे, तो आपकी ये वाली फील्ड्स जो हैं, ये ऑटोमेटिकली सारी फील्ड्स फिल हुई भी होंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे कंपनी ने अपनी सारी डिटेल्स जो है वहां पे डाली हुई होंगी। हम बात कर रहे हैं कि अगर हम किस लिए कर रहे हैं ये कोर्स, कि अगर एज अ फ्रीलांसर मुझे कोई यूके की बुक कीपिंग मिलती है, मैं यूके की किसी कंपनी के लिए बुक कीपिंग कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली उसकी ये वाली सारी फील्ड्स जो है वो यहाँ पे फिल हुई भी होंगी, क्योंकि वो कंपनी ऑलरेडी या तो रजिस्टर्ड होगी या रजिस्टर्ड हो रही होगी। तो वहां पे जो उनको डिटेल्स चाहिए वो सारी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप होंगी। हम देख रहे हैं कि इन डिटेल्स का मतलब क्या है, क्योंकि हमारे पास रियल बेसिस के ऊपर कोई डाटा इस टाइम है नहीं कि हम ये सारी डिटेल्स जो है फिल कर सके। अगली चीज है वही आपका कोटेक्स रेफरेंस नंबर, वही जो मैंने आपको बताया है, ये आपका ऑप्शनल है, और ये आपका कॉर्पोरेशन टैक्स नंबर होता है, और ये कब आता है? जब आपकी कंपनी लिमिटेड होती है। इसी तरीके से ये आपका सेल्फ असेसमेंट यूनिक टैक्स रेफरेंस नंबर है। अगर आपकी पार्टनरशिप या लिमिटेड लाइफ पार्टनरशिप या सोल ट्रेडर है, तब आपका यहाँ पे ये नंबर आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद है कि आपका यहाँ पे आ रहा है, आर यू एलिजिबल फॉर स्मॉल एम्प्लॉय रिलीफ। अगर आपकी कंपनी जो है वो किसी भी रिलीफ के लिए जो है, अगर आपकी कंपनी लेस पे करती है क्लास 1 नेशनल इंश्योरेंस का लास्ट टैक्स ईयर के अंदर, आप क्या इस साल भी जो है वो क्लास 1 नेशनल इंश्योरेंस के लिए लेस पेबल करने के लिए जो है वो एलिजिबल है या नहीं? यस तो यस पे टिक कर दी है। जैसे अभी हमने बात की थी, हमने अभी नेशनल इंश्योरेंस के बारे में बात की थी, कंट्रीब्यूशन होती है एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉय की। अगर आप एलिजिबल हैं कि आप उस मिनिमम अमाउंट से वो कम पे करें, तो आप इसके ऊपर यस पे टिक कर देंगे, अदरवाइज नो पे टिक कर देंगे। और ये जो है वो हर साल जो बजट आता है इनका, उसके अंदर जो है एचएमआरसी की जो है वो अपडेट्स आती रहती है कि कितने कितने के लिए आप एलिजिबल हैं, कब कब आप एलिजिबल हो सकते हैं, तो उस हिसाब से हमने इसको टिक कर देना है। हैव यू रजिस्टर्ड फॉर पेरोल बेनिफिट्स? ठीक है, रजिस्टर्ड विद एचएमआरसी टू रिपोर्ट बेनिफिट्स फ्रॉम जीरो। इसको जो है क्या हमने पेरोल को, जीरो को जो है वो अभी इसके साथ लिंक किया हुआ है एचएमआरसी के साथ, इसको हम नो रहने देते हैं। विल यू बी क्लेमिंग एम्प्लॉयमेंट अलाउंस फॉर द टैक्स ईयर्स? क्या आप कोई भी टैक्स ईयर के अगेंस्ट जो है एम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो क्लेम कर रहे हैं? अगर देखिए मैं इस पे यहाँ पे यस पे क्लिक करूंगा, तो वो मेरे से यहाँ पे फर्दर डिटेल्स मांगेगा। अभी क्योंकि हमारे पास जो है क्या कहते हैं, कोई ओरिजिनल डाटा, ओरिजिनल कंपनी है नहीं, तो इन फील्ड्स को अभी हम यहाँ पे रहने देते हैं। ये फील्ड्स ऑटोमेटिकली फिल आउट होती हैं। ये आपकी वही रियल टाइम इंफॉर्मेशन सबमिशन रिपोर्ट, उसका ये यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। आर यू सबमिटिंग टू आरटीआई एज एन एजेंट? क्या आप एक एजेंट के तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं? अगर आप इस पे यस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको फिर वही सारी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। हम एजेंट के तौर पे काम नहीं कर रहे हैं, इसको हम नो पे रहने देते हैं, और इसको यहाँ से अगली टैब में चले जाते हैं, कैलेंडर में। एचएमआरसी के अंदर देखें बेसिकली यही टैब्स हैं जो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि एचएमआरसी है क्या, पे रेफरेंस नंबर क्या है, अकाउंट रेफरेंस नंबर क्या है, कोटेक्स रेफरेंस नंबर क्या है, ये क्या है, आरटीआई सबमिशन क्या है, P45 फॉर्म्स क्या है। ये सारी चीजें जो है यही आपकी जो है ये एचएमआरसी की टैब्स में आ रही हैं, और पर्टिकुलरली ये टैब्स जो है वो आपकी फिलअप होती हैं। ये आपको एक ओवरव्यू देने के लिए जो है मैंने सारा कुछ बता दिया कि ये एक्चुअल में होती क्या चीजें। अगली चीज है आपकी कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर अब आपकी क्या चीज है, मिसाल के तौर पे आपकी एक कंपनी है। अब आपकी कंपनी जो है वो किस तरीके से एम्प्लॉय को पे करती है? मंथली पे करती है, वीकली पे करती है, फोर्टनाइटली, मतलब कि किस तरीके से आपको पे करती है? ये जो है आपके अंदर, इसके अंदर पेरोल कैलेंडर्स में जो है ये कुछ सिस्टम्स आपके बनाए हुए हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, देखिए जैसे मंथली है कि आपकी कंपनी मंथली पे करती है, उसका पीरियड क्या है। आपकी कंपनी वीकली पे करती है तो उसका पीरियड क्या है। आपकी कंपनी फोर्टनाइटली पे करती है तो आपका उसका पीरियड जो है वो क्या है। ये सारा कुछ जो है वो आपको बताया हुआ है। उसके बाद यानी कि आपकी कंपनी जो है वो पे कैसे करती है। यूजली कंपनी जो है वो मंथली पे करती है और वीकली पे करती है। उसके बाद आपके हॉलीडेज आ जाते हैं इसमें। जाहिरी बात है हॉलीडे के अंदर आप देखें यहाँ पे कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, इंग्लैंड और वेल्स के। ये जो वहाँ के यूके के हॉलीडेज है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। नॉट ये नॉर्दर्न आइलैंड के दिए हुए हैं, स्कॉटलैंड के दिए हुए हैं। ये कुछ आपके ग्रुप्स दिए हुए हैं। आप चाहें तो इसके अंदर कोई ग्रुप ऐड भी कर सकते हैं, और चाहें तो इसके अंदर कुछ हॉलीडेज ऐड भी कर सकते हैं, वो यूके के हिसाब से है। तो जाहिर बात है वो जो भी कंपनी होगी, जो भी बिजनेस ओनर होगा, या जो भी वहाँ की जो कंपनी की मैनेजमेंट होगी, वो डिसाइड करेगी कि नेशनल हॉलीडेज के अलावा अगर उन्होंने कोई मजीद हॉलीडे देना है तो वो उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। तो जाहिर बात है उस दिन इंप्लॉय की अटेंडेंस नहीं लगेगी,
तो उसकी सैलरी जो है वो डिडक्ट नहीं होगी, क्योंकि उस दिन जो है वो हॉलीडे होगा। यूजुअली ये जीरो ने आपको सेट करके दिया हुआ है कि जो जो हॉलीडेज होते हैं, जैसे क्रिसमस का, आपका न्यू ईयर का, ये देखें ये सारा कुछ उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद आपकी आ जाती है वर्क प्लेस पेंशन। इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अभी जो है वर्क प्लेस पेंशन के बारे में भी बात करते हैं कि ये क्या होती है। अब आ जाते हैं हम आपके पे आइटम्स की तरफ। अब यहाँ पे ये आपके पे आइटम्स दिए हुए, फॉर एग्जांपल ये आपकी अर्निंग्स हैं। अब देखें, आपको बोनस जो है वो भी उसने लिखा हुआ है कि वो आपका फिक्स सैलरी अकाउंट में जाएगा। ओवर टाइम आवर्स जो है वो भी आपका सैलरी अकाउंट के अंदर जाएगा। रेगुलर आवर्स जो है वो भी आपका सैलरी एक्सपेंस अकाउंट के अंदर जाएगा। आप चाहें तो आप इन अकाउंट्स को एडिट भी कर सकते हैं, और चाहें तो इन अकाउंट्स को एज इट इज इसी के अंदर भी लिखा हुआ रहने दे सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं आपका यहाँ पे ओवर टाइम आवर्स पे जाऊं और इसको एडिट करूं, तो आप ये देखें अर्निंग नेम इसका क्या रहा है, ओवर टाइम आवर्स। मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ। डिस्प्लेड नेम भी इसका एज इट इज रहने देता हूँ। मल्टीप्लायर इफेक्ट इसका क्या है, मल्टीप्लायर इफेक्ट इसका 1.5 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये 1.5 का मतलब क्या है, 1.5 का मतलब ये है कि अगर आपको 1 घंटे के 1 रुपए मिलते हैं नॉर्मल आवर्स के, तो अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो आपको 1 घंटे के 1 रुपए नहीं मिलेंगे, बल्कि 1.5 मिलेंगे। तो ये आपका ओवर टाइम का है। यहाँ पे आप चाहें तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। आप अपने मल्टीप्लायर इफेक्ट्स जो है वो चेंज कर सकते हैं, कि कुछ भी आपने चेंज करना है वो हर कंपनी अपने हिसाब से कर सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ये आपकी डिडक्शन है, कोई भी आपकी डिडक्शन हो सकती हैं। उसके बाद कोई आपने लिया हुआ है रिम्बर्समेंट्स हैं, ये आपने कोई भी रिम्बर्स करना है, आपने किसी को फ्यूल अलाउंस देना है, किसी को कोई अदर अलाउंस देना है, आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऑफ से मुराद क्या है, मिसाल के तौर पे कि अब देखें, अगर आपकी छुट्टी होगी, जिस दिन आपकी छुट्टी होगी जाहिर बात है उस दिन तो आपको पे मिलेगी ना, छुट्टी की तनख्वाह तो नहीं कटेगी। तो ये आपके टाइम ऑफ्स हैं। यहाँ पे अब आपकी कंपनी जो चाहे वो कोई भी जो है वो यहाँ पे अकाउंट्स जो है वो ऐड आपके कर सकती है। उसके लिए उसने बताया है कि वो एक्सपेंस अकाउंट कौन सा यूज करेगी और लाइबिलिटी अकाउंट कौन सा यूज करेगी। यानी कि जो आपके छुट्टी के दिन की सैलरी होगी वो आपकी कैसे रिकॉर्ड होगी, वो होगी सैलरी एक्सपेंस आपकी डेबिट, और वो आपकी वेजिस पेरोल का अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपकी दूसरी कुछ स्टैट्यूटरी पे है। मिसाल के तौर पे आपकी जो है कोई मैटरनिटी लीव है, आपको कोई अडॉप्शन आपने कोई की है, उसके लिए आपको जो है क्या कहते हैं, आपकी अगर आपने कोई पेरेंटल लीव है या जैसे वहां पे यूके के अंदर होता है, तो उस तरह की जो है ना कुछ ही आपकी स्टैट्यूटरी पे है, और ये भी सारी आपकी सैलरी एक्सपेंस के अंदर जो है वो आएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपका ये कुछ आपके वो सिविल एविएशन और आपके फाइन्स वगैरह, कुछ मैरिज वगैरह, ये कुछ इस तरह के अदर दूसरे अलाउंसेस हैं, ये यूजुअली ज्यादा यूज नहीं होते। आगे आ जाते हैं आपके ओपनिंग बैलेंसेस पे, वही जो अभी मैंने अब बात की थी आपकी, ये जो मैटरनिटी पे होती है और इस तरह की, अगर उसके कोई आपके ओपनिंग बैलेंसेस पिछले चल रहे हैं तो वो आप यहाँ पे जो है वो लिख देंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपकी ये पेंशन के बारे में। अभी हमने पे आइटम्स के बारे में बात की थी कि कौन कौन सी एडिशन आपकी, जैसे सैलरी होती है आपको पता होगा, बोनस होता है, ओवर टाइम होता है, आपको कोई कंपनी ने अलाउंस दिया हुआ होता है, कुछ आपकी डिडक्शन होती हैं, आपने कोई लोन लिया होता है उसकी डिडक्शन वगैरह, तो वो आपके सारे पेरोल आइटम के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, पेंशन के अंदर जो है ना आपकी एक और जो है ना वो आपकी डिडक्शन है, वर्क प्लेस पेंशन, जो कि यूके के अंदर अब कंपलसरी हो गई हुई है कि ये लाजमी जो है वो है। इस पेंशन के बारे में जो है ना ये बात कर लेते हैं, ये आपकी होती क्या है। पेंशन में जो है ना आपकी दो कंट्रीब्यूशन होती हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होती है इसके अंदर भी, दोनों की। और इसके अंदर आपका सिस्टम जो है वो, आपका सिस्टम वर्क कैसे करता है कि आपका एक होता है एम्प्लॉयर और एक होती है पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको आप पेंशन के फंड्स जो है वो जमा करवाते हैं। इन दोनों के बीच में जो है ना एक एजेंट होता है जिसको आप पेंशन प्रोवाइडर कहते हैं, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, पेंशन प्रोवाइडर। आप क्या काम करते हैं, आपकी जो पेंशन होती है वो आप पेंशन प्रोवाइडर को जो है वो पे कर देते हैं। दो कंट्रीब्यूशन होती है, एक एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होती है और एक एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होती है। एम्प्लॉयर अपनी और एम्प्लॉय दोनों की कंट्रीब्यूशन को जो है वो पेंशन प्रोवाइडर को सबमिट कर देता है, और पेंशन प्रोवाइडर के अकाउंट को जो है वो चार्ज कर देता है। आगे से पेंशन प्रोवाइडर क्या काम करते हैं, पेंशन प्रोवाइडर ये काम करते हैं, जो एजेंट होते हैं वो पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी को जो है वो पेंशन जमा करा देते हैं, उनके अकाउंट को चार्ज कर देते हैं। तो ये भी आपका एक सैलरी का जो है वो पोर्शन है पेंशन का, और ये डायरेक्टली जो है वो लिंक नहीं होता
इसके दरमियान आपका एक पेंशन प्रोवाइडर जो है वो इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे जाहिर है हम कोई पेंशन प्रोवाइडर जो है वो सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल डिटेल्स जो है वो नहीं है। ऑल्दो जाहिर बात है जब भी आप किसी कंपनी के लिए जो है वो काम कर रहे होंगे तो उन्होंने पेंशन प्रोवाइडर वगैरह ये सारी चीजें जो है वो सेलेक्ट की भी होंगी। ये एक जनरल जो है वो आपका ओवरव्यू था पेरोल सेटिंग के बारे में। अब आ जाते हैं हम आपके एडिंग एम्प्लॉयज की तरफ। ठीक हो गया, अब आपका काफी हद तक जो काम है वो अब आपका क्लियर हो चुका है पेरोल के बारे में कि जनरल जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि पेरोल आपकी क्या होती है, किस तरीके से कैलकुलेट होती है, वो अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब हम एक काम करते हैं, हम जो है ना एक एम्प्लॉय को ऐड करना सीखते हैं कि जब हमारे पास कोई नया एम्प्लॉय आता है यूके के अंदर और हम उस एम्प्लॉय को ऐड करते हैं तो उसको जो है वो किस तरीके से ऐड किया जाता है। आ जाए यहाँ पे सिस्टम के अंदर, आप यहाँ पेरोल में आ जाए, पेरोल में आने के बाद एम्प्लॉय में आ जाए। यहाँ पे एम्प्लॉय में आने के बाद आप ये देखें आपको जो है स्क्रीन पे कुछ एम्प्लॉयज ऐड हुए हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाके एक और एम्प्लॉय को जो है वो ऐड, और यहाँ पे आपको करंट एम्प्लॉय नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपके वो एम्प्लॉयज होंगे जो कि जिनको आपने निकाल दिया है या वो खुद छोड़ के चले गए हैं। आपके ओल्ड एम्प्लॉयज जो है वो आपको यहाँ पे हिस्ट्री में शो हो रहे होंगे। अब आ जाए जी, हम आ जाते हैं आपकी करंट एम्प्लॉयज पे। करंटली आपको यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज ऐड हुए में नजर आ रहे हैं। हमें जो है एक और एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पर ऐड करना है। ठीक हो गया, यहाँ पे हम आ जाते हैं और ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक कर देते हैं और ऐड न्यू पे क्लिक कर देते हैं। हम एक नया एम्प्लॉय ऐड करना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे आपकी ऐड कर लेते हैं एक कोई भी एम्प्लॉय, लेट्स सपोज जूलिया एडम्स, कोई भी रैंडम नाम लिख लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं, यकम अगस्त कुछ भी इस तरह करके लिख लेते हैं 1989। ठीक हो गया, जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं ये। अब उसका जो है ना होम एड्रेस यहाँ पे कुछ भी रैंडमली लिख देते हैं 1 2 3 करके, तो मेरे पास जो है ये कुछ एड्रेसेस आ गए हैं। यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया, और यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक किया तो वो मुझे यहाँ पे एक स्क्रीन के ऊपर ले आया और यहाँ पे कुछ डिटेल्स है। यहाँ पे उसकी तस्वीर आ सकती है, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। अब इधर जो है यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस जो है वो आ जाएगा। ईमेल एड्रेस जो है वो क्या चीज होगी, ईमेल एड्रेस यहाँ पे अगर तो आप मिसाल के तौर पे उसको अपने सिस्टम के अंदर जो है अलाउ करना चाहते हैं कि इनवाइट करना चाहते हैं उनके अपने पेरोल सिस्टम के अंदर, तो वो बंदा क्या कर सकता है, वो वहां पे जाके जो है अपनी टाइम ऑफ और टाइम शीट्स को जो है वो सबमिट करवा सकता है, जो कि एक बड़ा ही पावरफुल टूल है जीरो का। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मैं ये जो मैंने अभी बंदे को ऐड किया है इसका कोई भी ईमेल एड्रेस हो सकता है। मैं इसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करके और इसको जो है इनवाइट कर लेता हूँ अपने पेरोल सिस्टम के ऊपर। उससे क्या होगा कि ये बंदे ने जब भी कोई छुट्टियां लेनी होगी, टाइम ऑफ करना होगा, अपनी टाइम की अपडेट करनी होगी, तो ये ऑटोमेटिकली जाके जीरो पे कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे इसका जो है वो जॉब टाइटल आ जाता है। जॉब टाइटल हम इसका लिख देते हैं, लेट्स सपोज कह देते हैं ये अकाउंटेंट है। ठीक हो गया, प्राइमरी फोन नंबर आप कुछ भी इसका फोन नंबर वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसका सेकेंडरी फोन नंबर, कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वगैरह कुछ भी ऐड करना चाहे वो यहाँ पे डिटेल्स जो भी होंगी आपकी आप उसे ऐड कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं सेव एंड नेक्स्ट में। उसके बाद यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है आपका एम्प्लॉय नंबर। हमारे पास 4 तक एम्प्लॉय ऐड थे, तो लेट्स सपोज मैं ऐसे नेक्स्ट एम्प्लॉय नंबर कर देता हूँ 5। उसकी स्टार्ट डेट क्या है, मैं कहता हूँ उसने 1 जुलाई से स्टार्ट किया है। पेरोल कैलेंडर, उसका पेरोल कैलेंडर क्या है। अब आपको पता होगा कि हमने अभी आपकी एक चीज देखी थी कि आपका पेरोल कैलेंडर जो है क्या नहीं, आप मंथली पे करते हैं, आप वीकली पे करते हैं, आप जो है वो आधे मंथ के अंदर पे करते हैं, फोर्टनाइटली पे करते हैं, कैसे। हम इसको कह लेते हैं जी हम इसको पे करते हैं मंथ। ठीक हो गया, अच्छा। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है पे इंटरमिटेंट बिल। ये आपकी क्या चीज है, ये आपकी चीज है अगर आप अपने एम्प्लॉय को रेगुलरली पे नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर आपका एम्प्लॉय जो है वो कैजुअल है और वो काफी अरसे से जो है वो सिक लीव के ऊपर है, और अगर आपका एम्प्लॉय जो है आप उसको 3 महीने से ज्यादा पे नहीं करेंगे तो आप इसको यहाँ पे टिक कर देंगे। लेट्स सपोज
हमने पार्ट टाइम जो है एक अकाउंटेंट रखा है और उसको हमने कहा है कि हमने उसको 3 महीने के लिए रखना है और उसको फिर हम यहाँ पे यस पे टिक कर देंगे। ठीक हो गया। अगर नहीं रखा तो इस ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ देंगे। हॉलीडे ग्रुप, अभी जो हमने हॉलीडे ग्रुप देखे थे उसके अंदर आपको कुछ 3-4 ग्रुप्स दिए हुए थे, तो हम इसके अंदर से इंग्लैंड एंड वेल्स का जो है वो सेलेक्ट कर देते हैं। एम्प्लॉय ग्रुप अगर आपके पास कोई ग्रुप आपका एम्प्लॉय का है जो आपका, आपको पता है कि हमने एक डिपार्टमेंट और रीजन बनाए थे, तो हमने उसमें से कोई सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो इसको हम एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं। ये अब आपका आ गया नेशनल इंश्योरेंस नंबर। जाहिर बात है नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो है वो हर एम्प्लॉयर का होता है अपना। यहाँ पे हम इसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं ए, हम ए कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस पे आ जाते हैं। ये देखें, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूं मैंने क्या काम किया है कि मैंने यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस कैटेगरी के अंदर आके इसकी कैटेगरी सेलेक्ट की है ए। आपके जो मोस्टली यूके के एम्प्लॉयज हैं वो ए कैटेगरी के अंदर ही जो है वो फॉल करते हैं। अगर आपने नेशनल इंश्योरेंस की मजीद कैटेगरी देखनी है तो आप उसको भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो है वो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज वो ए कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। आप इसके अंदर नेशनल इंश्योरेंस नंबर, जाहिर बात है हर कंपनी का अपना, जैसे मैंने अभी आपको बताया एक अलग जो है वो नंबर होता है। ठीक हो गया। यहाँ पे अब आ जाते हैं सैलरी एंड वेजेस में, इधर क्लिक कर देते हैं। अब मैं इसको, अब मैंने इसकी सैलरी ऐड करनी है। लेट्स सपोज इसकी एनुअल सैलरी कितनी है, हम अपनी पिछली एग्जांपल ही लेके चलते हैं जो भी हमने किया। हम कह देते हैं इसकी 60,000 एनुअल सैलरी है। स्टैंडर्ड आवर्स पर वीक कितने हैं, मंडे टू फ्राइडे काम होता है और 8 आवर अ डे काम होता है, तो हम कह देते हैं स्टैंडर्ड आवर्स है 40। इफेक्टिव डेट इसकी कितनी है, 1 जुलाई से जो है वो इसकी इफेक्टिव डेट स्टार्ट हो रही है और हम इसको कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पे आ गई, इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और अब हम आ जाते हैं आप अपनी अगली स्क्रीन पे। देखें ये आपको कुछ ऊपर भी टैब्स दिए हैं, यहाँ पे भी टिक हुआ जा रहा है और जब ये टिक हो जाएगा तो हम इस पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। टैक्सेस पे आ जाते हैं। टैक्सेस पे आप ये देखें, अब आपका आ गया न्यू एम्प्लॉय विद 45 फॉर्म। ये देखिए यहाँ पे हमने आपकी बात की थी P45 फॉर्म क्या होता है। P45 फॉर्म वो होता है कि जब आप अपनी प्रीवियस जॉब छोड़ते हैं तो प्रीवियस जॉब छोड़ने के बाद आपका जो आप P45 फॉर्म इशू करते हैं वो उसके अंदर आपकी सैलरी की डिटेल्स होती है और आपकी टैक्सेस की डिटेल होती है जो आपने लास्ट टैक्स ईयर के अंदर जो है वो पे की होती है। हम कहते हैं इसका स्टार्टर टाइप क्या है, ये न्यू एम्प्लॉय है विद P45 फॉर्म। इसके अंदर है न्यू एम्प्लॉय विदाउट P45 फॉर्म और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। हम कहते हैं कि ये नया एम्प्लॉय है P45 फॉर्म के साथ। P45 फॉर्म के अंदर अब हमारे पास यानी कि एक एम्प्लॉय है, जूलिया एडम्स हमारे पास आई है और इन्होंने हमें अपना जो पिछली कंपनी से ने P45 फॉर्म मिला था जो कि पिछले एम्प्लॉयर ने इन्हें दिया था, जिसमें इनकी सैलरी भी लिखी हुई थी और इनके टैक्स भी लिखे हुए थे जो उन्होंने पे किए हैं, वो हमारे पास आ गया। यहाँ पे अब हम आ जाते हैं स्टार्टर डिक्लेरेशन पे। इसकी जो है दिस इज देयर फर्स्ट जॉब सिंस द स्टार्ट ऑफ द टैक्स ईयर 6 अप्रैल। हम ये अज्यूम करते हैं कि ये इनकी जब से टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ है ये इनकी पहली जॉब है। इससे पहले 6 अप्रैल से पहले पहले 6 अप्रैल के बाद इनकी ये पहली जॉब है। अभी तक इन्होंने कोई और जॉब नहीं की थी। ये सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें टैक्स कोड आपके पास आ रहा है 1257L, वही आपके पास टैक्स कोड जो है वो आ रहा है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि ये आपका मिनिमम जो है वो आपका एनुअल अलाउंस है, क्योंकि आप एनुअल अलाउंस के लिए एंटाइटल्ड हैं। ठीक हो गया, ये आपका वही कोड यहाँ पे आ रहा है। अब आपका जो है प्रीवियस टैक्सेबल पे, आपकी प्रीवियस टैक्सेबल पे क्या है, ये आपने कहां से फिल करनी है, ये आपने फिल करनी है P45 फॉर्म से। हम कहते हैं कि जो उसकी प्रीवियस टैक्स पे थी वो थी 60,000। ठीक हो गया। प्रीवियस टैक्स जो उसने पे किया था जो हमने वहीं पे निकाला है वो 11,500 पे किया था। यहाँ पे अब आ जाते हैं, आपको एक और ऑप्शन दी है स्टूडेंट लोन की। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप कभी भी यूके के अंदर कोई भी स्टूडेंट लोन लेते हैं और आप जो है किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि मैंने ये स्टूडेंट लोन लिया था और उसकी डिटेल सारी उस कंपनी को बतानी पड़ेगी। तो होगा क्या कि ऑटोमेटिकली जब भी आपको सैलरी मिलेगी आपकी सैलरी में से जो आपका स्टूडेंट लोन होगा वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे देखें, अगर एड स्टूडेंट लोन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको लोन की कुछ टाइप्स दी है, प्लान टाइप 1, प्लान टाइप 2, प्लान टाइप 4, पोस्ट ग्रेजुएट। ये आपको कुछ लोन की टाइप दी है, उसकी स्टार्ट डेट, उसकी एंड डेट। अब वहां पे जो है ये 4 तरह के स्टूडेंट लोन होते हैं और इनके ऊपर जो है वो एक ही अमाउंट का जो है वो उन्होंने टैक्स लिया, वो जो इंटरेस्ट रेट और जो होते हैं सारा कुछ
वो लगाया हुआ होता है, तो वो आपका स्टूडेंट लोन भी आपकी सैलरी से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। यहाँ पे अब हम आ जाते हैं सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर। टैक्सेस भी अब हमने ऐड करनी है। अब यहाँ पे बारी आ जाती है आपकी पेंशन की, ठीक है। यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं जी, नीड्स टू बी असेस्ड फॉर ऑटो एनरोलमेंट। ऑटो एनरोलमेंट का मतलब ये है कि जीरो जो है वो ऑटोमेटिकली इसको एक्सेस करे, और एक्सेस करके इसको जिस भी एनरोलमेंट के अंदर डालना है वो डाल दे। यहाँ पे अब आपकी पोस्टपोन ऑटो एनरोलमेंट है, यानी कि अगर आप अपने जो एम्प्लॉय है उसको एनरोल नहीं करेंगे तो आपको विद इन 6 डेज जो है उसको नोटिफाई करना पड़ेगा कि हमने अभी तक आपको पेंशन स्कीम के अंदर जो है वो रेगुलेट नहीं किया है। इसकी जो पेंशन एज डेट है वो आप देखिए उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दी है 2057 उसकी बर्थ डेट से। हमने यहाँ पे इसकी लिखी थी 1989। 1989 का मतलब ये है कि 57 और ये 68 ईयर्स की एज में इसको जो है वो पेंशन के ऊपर ये पेंशन एज डेट इसकी लिखी हुई है कि कब स्टार्ट होगी, यकुम अगस्त 2057 से, यानी कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट इसने कर दिया है। एलिजिबिलिटी स्टेटस जो है यहाँ पे हम जीरो को ही डिटरमाइन करने देते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी स्टेटस जो है वो क्या है, ये आएगा या नहीं। वरना अगर हम चाहें तो हम इसको खुद भी यहाँ पे पेंशन स्कीम के अंदर ऐड कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि ये बंदा जो है वो किस स्कीम के अंदर जो है वो आएगा, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी स्टेटस डेट वो भी। यहाँ पे एक्सक्लूड फ्रॉम ऑटो एनरोलमेंट, डू नॉट एक्सक्लूड, इसको एक्सक्लूड ना करें आप, ऑटो एनरोलमेंट जो है वो जीरो से होने दें। उसके बाद ये आपका पेंशन ग्रुप आ जाएगा, ये पेंशन के सब ग्रुप आ जाएंगे, ये मेंबर प्लान नंबर आ जाएगा। ये सारी वो डिटेल्स हैं जो वहां पे ऑटोमेटिकली आपकी फिल हुई भी होंगी, यानी कि किस पेंशन स्कीम के अंदर आना है, तो ये सारी चीजें मेंशन होंगी। यहाँ पे हम कर देते हैं सेव, और इसको हम कर देते हैं लुक गुड, यानी कि जीरो ने इसको एक्सेस कर लिया ऑटोमेटिकली, और वो इसके अंदर जो भी चेंजिंग हो वो कर दे उसके मुताबिक। तो हम इसको कर देते हैं गुड, सेव कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो है जूलिया एडर जो है वो अपडेट हो गई है, हमारे पास ऐड हो चुकी है। अब इसके ऊपर आ जाते हैं इसकी कुछ और चीजों के ऊपर, टाइम ऑफ। अच्छा, अब इसका जो है ना क्या कहते हैं, टाइम ऑफ बैलेंस जो है वो आ रहा है जीरो। मैं अब आपको ये दिखाता हूँ कि टाइम ऑफ होता क्या चीज है। यहाँ से हम एक और टैब खोल लेते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद हम यहाँ पे पेरोल पे आ जाते हैं, एम्प्लॉय पे आ जाते हैं, तो आपकी जो है वो जैक सेवन पे आ जाते हैं, और इसका जो है वो टाइम ऑफ देख लेते हैं। ठीक हो गया। अब आप ये देखें, ये इसका जो है यहाँ पे एक टाइम ऑफ ऐड हुआ है 18 टू 22 जून तक। 5 दिन का जो है वो इसका टाइम ऑफ है, जो कि ये वेकेशन के ऊपर गया था यहाँ पे, और ये अभी तक इसे पेड नहीं हुआ। हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये इसने एडिट टाइम ऑफ रिक्वेस्ट डाली थी, यानी कि हॉलीडे जो है वो अप्लाई की थी। हॉलीडे, ये इसने वेकेशन डाले थे, ये इसने डाले थे, और जो इसका करंट टाइम ऑफ बैलेंस है वो इसका आ रहा है 32, और जो इसका वीक एंडिंग बैलेंस है वो है 40 आवर। इसको हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आके जो है ना इसका असाइन टाइम ऑफ टाइप करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे टाइम ऑफ टाइप में आ जाते हैं हॉलीडे पे, अक्रूवल पे आ जाते हैं बिगिनिंग ऑफ कैलेंडर ईयर, अर्ली एक्रूड जो इसका टाइम है वो है आपका लेट्स सपोज 200 आवर्स। ठीक हो गया। बैलेंस इसका कोई नहीं है, और इसको हम ओके कर देते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, मैं आपको बता भी दूं कि मीन्स कि आपको जो है वो कितने घंटे जो है वो छुट्टियां करनी अलाउड है, कि आप अगर इतने घंटे जो है वो अपना ऑफ लेंगे तो वो आपको पे होगा, जिसको आप दूसरे लफ्जों में जो है वो ये भी कह सकते हैं कि एनुअल जो आपको लीव अलाउड होती है,
कि यार आप इतनी छुट्टियां जो है वो कर सकते हैं, यहाँ तक जो है ना आपको क्या कहते हैं इतनी छुट्टियां अलाउड है, इतनी छुट्टियां अगर आप करेंगे तो उसके पैसे भी आपको मिल जाएंगे जैसे कंपनीज के अंदर होता है। तो इसके अंदर हमने जो है वो उसकी कर दी कि अभी ये इसके साल का कैलेंडर ईयर का स्टार्ट है और 200 घंटे तक अगर हम इसको करें तो हम एक किस्म का ये कह देते हैं कि इसे अदर वर्ड्स के अंदर 200 आवर्स यानी कि 25 डेज जो है वो इसे अलाउड है, यहाँ पे हम सेव कर देंगे। ठीक हो गया। अभी तक हम यहाँ पे इसका देखते हैं तो आप ये देखें कि अभी तक जो इसके हॉलीडे आवर्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। इसके अंदर जब हम जाते हैं तो इसके अंदर हम यहाँ पे कितने देखते हैं कि इसके हॉलीडे आवर्स कितने आ रहे हैं, 32 आ रहे हैं। ये इसने 32 आवर्स जो कर दिए। अब इसकी भी जैसे जैसे ये भी यहाँ पे करता जाएगा इसका भी डाटा यहाँ पे अपडेट होता जाएगा। तो ये आपका टाइम ऑफ है। उसके बाद ये है आपकी पे, पेमेंट मेथड यानी कि आप यूजर आइटम्स को जो है वो पे किस तरीके से करना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हम इसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर आपको सबको पता ही होगा कि डायरेक्टली जो बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। हम यहाँ पे कोई भी रैंडमली चीज डाल लेते हैं, जूलिया बैंक डाल लेते हैं, उसके बाद इसका शॉर्ट कोड कुछ भी डाल लेते हैं, उसके बाद इसका अकाउंट नंबर जो है वो भी रैंडमली जो है वो डाल लेते हैं और इसको जो है वो सेव कर देते हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर बिल फर्ज आप समझे हम इसे कर रहे हैं और इसकी रैंडम डिटेल्स जो हमने कोई भी डाल दी है। ओरिजिनल एम्प्लॉय होगा तो उसकी ओरिजिनल डिटेल्स हम डाल देंगे। ये अब हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर लगा दिया है, यहाँ पे ऐड हो गया है। यानी कि जब भी इसकी सैलरी हमने ट्रांसफर करनी होगी हम इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर देंगे। पेरोल रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो है वो पे उसके अकाउंट के अंदर चली जाएगी। यहाँ पे आ गई आपकी पे स्लिप, यानी कि पे स्लिप आपकी किस तरीके से जो है वो शो हो। यहाँ पे जब आप इसको पे करते रहेंगे तो इसकी पे स्लिप्स जो है वो यहाँ पे अपडेट होती रहेंगी और आप जो है वो उनको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अभी तक हमने कोई पेरोल रन नहीं किया तो पे स्लिप किसी की भी अभी नहीं आ रही। जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे भी आगे पे स्लिप हमारे पास शो हो जाएगी। उसके बाद है आपका ये पे स्लिप टेम्पलेट, यानी किस तरीके का आपका टेम्पलेट हो। आप उसको चाहें तो आप अपने हिसाब से जो है वो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इसकी, ये देखें हमने कुछ इसके सेलेक्ट कर लिए थे वेजेस इसकी, कि इसकी 5000 अमाउंट है, 8 घंटे ये काम करेगा तो इसका आर्ली रेट जो है वो ये है, ये इसके रेगुलर आवर्स है। ये सारा कुछ जो है वो ऑटोमेटिक पीछे से हमारे पास अपडेट होके आया हुआ है। और जब हम इसकी पेरोल रन करेंगे तो बाकी इसकी जो डिडक्शन है, टैक्स, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, पेंशन, वो सारी डिडक्शन इसके अंदर से होके और इसकी जो नेट पे होगी वो इसको जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। ओपनिंग बैलेंसेस जाहिर बात है अभी हमारे पास कोई भी नहीं होंगे ओपनिंग बैलेंसेस जो है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अगर इसका कोई भी जो है वो ओपनिंग बैलेंस जो है वो आ रहा है तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपके पास नोट्स में जो है ये आपको नोट्स के अंदर चीजें दी हुई है। अगर आप कोई भी इसके अंदर ऐड करना चाहे कोई भी नोट, वो आप यहाँ पे जो है वो ऐड इसका कर सकते हैं। मतलब कुछ भी आप एडिशनल कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह नोट्स वगैरह आप लिखने जाए तो वो आप यहाँ पे इसके ऐड कर सकते हैं। तो ये था आपका कि आप अपने एम्प्लॉय को जो है वो किस तरीके से ऐड करते हैं।